हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप सभी को मेरे साथ बने रहना है और जिस भी बच्चे को मेरी ये वीडियो पसंद आए वो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको प्रॉफिट हो इससे। और जो इस चैनल पे नए आए हैं बच्चे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 1 बाय 1 करके सारी ही क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं आपके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो ये है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़ 6 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसमें, या 7 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, या 8 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, या 9 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो वो बॉन्ड जो शेयर करने की वजह से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स की मीन्स जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे C2 और H6, ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा C2H6 का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए एक यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 7 कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है बी 7 कोवलेंट बॉन्ड वो एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो 6 बॉन्डिंग तो हमारी CH बॉन्ड में है और हमारी एक बॉन्डिंग जो है वो CC बॉन्ड में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्यूटेनन। ब्यूटेनन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनन 4 कार्बन कंपाउंड है, हम सभी को पता है, ब्यूट फॉर 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। साथ में ओन भी लगा दिए ONE, और ये ONE फंक्शनल ग्रुप कब लगता है, C डबल बॉन्ड O के लिए लगता है। और ये C डबल बॉन्ड O जो है वो हमारा कीटोन का होता है, ठीक है, कीटोन का याद रखना है आपको। जब मैंने चैप्टर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप बता दिए थे और उनके लिए क्या प्रीफिक्स लगते हैं, क्या सफिक्स लगते हैं, वो भी बता दिए थे। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर की ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात हो तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, 4 हमारे हैं कार्बन एटम्स, बाद में अगर हम इसको ओन बोलें कि कीटोन को शो करेंगे तो C डबल बॉन्ड O लगेगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगा लिया हमने, फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर लिया। बाकी की जितनी भी वैकेंसी है यहाँ पे उसमें HH हम इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से इसका हमारा बन जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी इस तरीके से। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, हमारा ब्यूटेनन का स्ट्रक्चर, ठीक है। दोबारा से बना देती हूँ अगर किसी को क्लियरली नहीं दिखा हो तो। 4 कार्बन एटम्स और एक में हमारा C डबल बॉन्ड O क्योंकि कीटोन है इसमें, और बाकी जितनी भी वैकेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें H लगा देना है, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड वाले में नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कम्प्लीटली कर रहा है तो इस वाले में नहीं लगाना हमें, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये ब्यूटेनन का स्ट्रक्चर। और इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इस तरीके से भी शो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है वाइल कुकिंग करते टाइम अगर जो बॉटम होता है वेसल का वो काला काला होते जा रहा है, ब्लैक होते जा रहा है बाहर की साइड से, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शंस है इसमें, पहला कि जो फूड इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, फूड ढंग से पक नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन है द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पा रहा है। तीसरा ऑप्शन है जो फ्यूल है वो वेट है, गीला है। चौथा ऑप्शन है द फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न हो रहा है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हमारा फ्यूल अच्छे से कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है ना, मतलब इसका बी ऑप्शन, कि जो फ्यूल है अगर वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है तो वो जो फ्लेम देता है ब्लैक कलर की फ्लेम देता है, ठीक है। और उसके वजह से क्या हो जाता है, जो नीचे का वेसल होते हैं उसके नीचे वाला जो पार्ट है बॉटम वाला बाहर की तरफ से वो काला काला हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लैक हो जाता है कब, जब फ्यूल जो है कम्प्लीटली बर्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एक्सप्लेन करना है आपको नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं हम, और यहाँ पे हम इसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाते हुए कोवलेंट बॉन्ड, इसमें नेचर बताना है कि इसका नेचर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी बतानी पड़ेगी स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसे है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे C1 है, H3 है, मतलब ऐसे लग जाएंगे इसमें, और Cl एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, तो ऐसे भी बन जाएगा ये। ठीक है, क्लोरो, देखिए क्लोरो और मीथेन एक हाइड्रोजन की एटम की जगह ले लिए, क्लोरीन नहीं क्लोरो, इसलिए हम मीथेन इसको बोल सकते हैं। अब ये होता कैसे है, इसमें किस तरीके से, इस तरीके से एक एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 2-4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। आउटर मोस्ट शेल में भी होते हैं उसके एक ही इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में होते हैं एटॉमिक नंबर होता है 17, और इन 17 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो होता है 2, 8 एंड 7। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो सबको ही आता होगा कि जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें उनको शो करना होता है ना, और फिर उनकी ऑक्टेट कंप्लीट करनी पड़ती है हम लोगों को, अगर हमें उनमें फॉर्मेशन करनी है कंपाउंड्स की तब। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है कि हमें फॉर्मेशन करनी है कंपाउंड की CH3Cl की। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 बाय 1 करके किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जब हमने यहाँ पे कार्बन लिया तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो 4 हमने शो कर दी इस तरीके से। ठीक है, 4 हो गए इसके। अब आती है हाइड्रोजन की बात, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्रॉस से शो कर दिया। ऐसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें शो कर दिया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब आती है क्लोरीन की बात, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शो कर दिया, इस तरीके से शो कर लेते हैं क्रॉस से, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जो क्लोरीन है उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करता है कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, तो यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड आ गया। जब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए वो क्या करता है कार्बन एटम से एक इलेक्ट्रॉन फिर शेयर कर लेता है। ऐसे ये दूसरा वाला हाइड्रोजन भी एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, और तीसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेता है। अब आई बात कार्बन की, कार्बन को तो चाहिए होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 तो उसके खुद के होते हैं और 4 उसको और चाहिए होते हैं, और इसमें शेयरिंग होगी क्योंकि 4 तो ना ले सकता है ना ही दे सकता है, तो इसमें शेयरिंग होगी। तो वो क्या करता है, ये वाले जो क्लोरीन का था और साथ में कार्बन एटम का था, और साथ में यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे को ही वो शेयर कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन कहता है चलो तुम मेरा ले लो एक और मैं भी तुम्हारा ले लेता हूँ, तो इस तरीके से शेयरिंग हो जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी शो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन थी इस क्वेश्चन की। और यहाँ पे अगर हम बोलें तो कितने हमारे कोवलेंट बॉन्ड बने, तो CH बॉन्ड तो हमारे यहाँ पे बने 3 और हमारा CCl बॉन्ड बना 1। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और इसका स्ट्रक्चर भी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें, जो भी हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, CH3COOH। इसको अगर मैं शो करूँ नॉर्मली, है ना, स्ट्रक्चर के फॉर्म से ओनली, इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं, ओनली स्ट्रक्चर से, तो मैं इस तरीके से शो कर सकती हूँ CHHH। यहाँ पे जो C है
डबल बॉन्ड O लगेगा ये वाले O की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, और यहाँ पे बन जाएगा OH। इसको इस तरीके से शो कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। और आती है अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो इनके एंड्स है ना वहाँ पे लगा देने डॉट, ठीक है। लग गया डॉट, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस इससे एक और बात कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बोलें कि मैम आप ऐसे सिखा रहे हो, तो आप दूसरे तरीके से भी सीख सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अरेंज करना है उसके आसपास। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 तो यहाँ शेयर हो गए, लेकिन बाकी के जो बचे है ना उसको हम अलग से यहाँ 4 दिखा देंगे ऊपर, तो आराम से इसको हम शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। और नहीं करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आउटरमोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से अलग अलग कार्बन की शो कर दो, हाइड्रोजन की शो कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन की शो कर दो, और यहाँ पे भी, यहाँ पे OH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। OH को फिर से यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं H2S की। तो H2S, H 2 है इसमें, S 1 है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आई बात है यहाँ पे सल्फ़र की। तो सल्फ़र का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, पता होना चाहिए सबको, 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 6। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 को हम क्या शो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास होता है 1, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ ले लें, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन भी आसान हो जाए, हाइड्रोजन का यहाँ ले लें, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको हम नीचे ले लें, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो इससे ये है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन करने में। और या हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1, सल्फ़र का 1, यहाँ पे सल्फ़र का 1, यहाँ हाइड्रोजन का 1, और बाकी कितने बच गए सल्फ़र के, 4। तो 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और अच्छे से हमारा शो हो भी गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अब हम, इसमें है प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन के लिए अगर हम देखें, प्रोप का मतलब होता है इसमें कार्बन होंगे हमारे 3, ठीक है। और ONE आ गया है, तो ONE मैंने आपके लिए बताया था कीटोन के लिए होता है ONE, है ना। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O लगता ही है, तो हम इसमें फटाफट से क्या करेंगे, एक C डबल बॉन्ड O लगा देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना लें फिर उसमें इलेक्ट्रॉन शो कर दें। बाकी के हाइड्रोजन को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, बस डबल बॉन्ड वाले में हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, इतना याद रखना है आपको। देखिए स्ट्रक्चर बन गया कितने सिंपल से। बस अब इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है ना, तो इनके जितना भी बाहर है एंडिंग पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, और बीच की जो मिड लाइन है उसको इरेज कर दीजिए, बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ना ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रॉब्लम आई, राइट। ऐसे करके बना दीजिए। और नहीं कि आपको वैसे ही सिस्टमेटिकली करना है, ये आइडिया पसंद नहीं आया मेरा, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं वैसे भी करना। कैसे करना है हम लोगों को, कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन की बात करें, इसका 1 होता है, इस वाले हाइड्रोजन का भी 1 होता है, इस वाले हाइड्रोजन का भी 1 होता है। फिर आता है दूसरा वाला कार्बन, तो इस वाले कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 और 4 ये रहे। ऐसे ही अगर इस वाले की बात करें हम, तो 1 ये रहा, 2 3 और 4, बस बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए हाइड्रोजन का भी खुद 1 होता है ना, तो हाइड्रोजन का फिर से यहाँ पे 1 कर सकते हैं, इसका हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस तरीके से भी आपका बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑक्सीजन की बात आई तो 2 तो इसमें इंक्लूड हो गए, 2 इसमें इंक्लूड हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी के कितने बचे, 4। तो हम 4 कहीं पे भी लिख दें, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और लाइक कीजिए अगर पसंद आ रही है मेरी ये वीडियो, और आपके थोड़ा हिंट मेरे लिए अच्छे लग रहे हैं आपको मेरे दिए हुए हिंट,
और जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम F2, और F2 हमारा होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 7। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब क्या करेगा, ये 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक दूसरे वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले शेयर करेगा और दूसरा फ्लोरीन फिर से पहले वाले फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरीके से यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे, फ्लोरीन का अगर हमें दिखाना है, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर नहीं इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है, तो कैसे करेंगे हम, फ्लोरीन के कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में, 7 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इस वाले फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या होगा, 7, एक इलेक्ट्रॉन, इसको शो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रख के हम यहाँ रख दें, है ना, ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रख दें, तो ये वाले आराम से बॉन्डिंग फॉर्मेशन इसमें हो जाएगी। इसलिए इस तरीके से यहाँ पे बनाया है ना, जो वो इसलिए इस तरीके से बनाया है। देखिए, इस 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7। इसको बस शो इस तरीके से अरेंज हमें ऐसे करना होता है, थोड़ा सिस्टमैटिक लगे। इसीलिए यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन का एक दूसरे के आसपास रख दिए, अरेंजमेंट अच्छी लगे। बाकी हम लोगों ने बाकी के 6 को इधर दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से शो किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये होमोलॉगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ होमोलॉगस सीरीज, होती क्या है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल को देकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि होमोलॉगस सीरीज होती क्या है। ये वो सीरीज़ है कार्बन कंपाउंड्स की जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप लगते हैं उनमें। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लें तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ये सारे ही जो हमारे पार्ट हैं वो होमोलॉगस सीरीज़ के ही हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 है। देखिए, आप जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाओगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, तो आपकी एक सीरीज़ निकलती हुई आएगी और वो इस तरीके से निकलेगी, मीथेन की, ईथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज़ और शो देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी हमारे CH3 CH4 मीथेन के बाद जो नेक्स्ट आया है ईथेन, उसके बाद जो नेक्स्ट आया हमारा प्रोपेन, उसके बाद जो नेक्स्ट आया हमारा ब्यूटेन, इन सब में ही एक सक्सेसिव कंपाउंड का एडिशन हो रहा है। वो कंपाउंड जो है वो हमारा CH2, तो CH2 ऐड करते जा रहे हैं और हमारे ये सारे ही सीरीज़ निकलती जा रही है। तो हमारी होमोलॉगस सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जो कि जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सक्सेसिव नंबर ऑफ डिफरेंट एक कोई भी यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे थी यूनिट हमारी CH2 की, है ना, तो CH2 की डिफ़र करती है हर जगह। ठीक है, दोबारा बता दूँ अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये कि हमारी होमोलॉगस सीरीज़ वो सीरीज़ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसी सीरीज़ है, कार्बन कंपाउंड की सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है, कार्बन कंपाउंड की सीरीज़ है। अब होता क्या है इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं 1 कार्बन एटम है, दूसरे में 2 कार्बन एटम है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 हैं, तो कार्बन एटम्स अलग अलग हैं, तो डिफरेंट कार्बन एटम्स होते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कैसा है हर जगह, फंक्शनल ग्रुप हर जगह सेम है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसा है हर जगह सेम है। तो फिर से बता दूँ कि वो सीरीज़ जिसमें कार्बन कंपाउंड्स जो हैं, सीरीज़ कार्बन कंपाउंड की जिसमें कि कार्बन एटम्स अलग अलग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप सब में पाए जाते हैं, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन। ठीक है, और जैसे एल्केन का आप यहाँ से एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, इससे पूरी सीरीज़ निकलती जाएगी। और साथ साथ आप ये एग्जांपल देंगे, होमोलॉगस सीरीज़ आएगी तो, और साथ में ये भी लिखेंगे
कि यहाँ पे जो डिफरेंस है हर जगह, वो किसका डिफरेंस पाया जा रहा है, यहाँ पे जो नोटिस किया जा रहा है वहाँ पे CH2 का डिफरेंस पाया जा रहा है हर सक्सेसिव कंपाउंड में। जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें CH2, फिर नेक्स्ट आ रहा है उसमें CH2, नेक्स्ट आ रहा है CH2। तो इस तरीके से जो सीरीज़ होती है पूरा कार्बन कंपाउंड की सीरीज़, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और वो बोला गया है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किस तरीके से इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को हम अलग अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। ठीक है, तो इथेनॉल हमें पता है क्या होता है, C2H5OH होता है हमारा इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉइक एसिड क्या होता है हमारा, CH3COOH इथेनॉइक एसिड। अब हम यहाँ पे बात करें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है हमें, तो देखिए सबसे पहले कि जो हमारा इथेनॉल होता है वो सोडियम से रिएक्ट नहीं करता, क्लियर, जबकि इथेनॉइक एसिड सोडियम से रिएक्ट करता भी है, साथ साथ बबल्स देता है और फिजिंग साउंड देता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरे से ही रिएक्ट इथेनॉल नहीं होता, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम लेंगे तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जबकि इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है और साथ साथ बबल और फिजिस भी देता है। फिजिंग साउंड आती है जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह को फिस करके जो आवाज़ आती है, कोल्ड ड्रिंक को जब हम खोलते हैं तो इस तरीके की साउंड देता है, बबल्स भी देता है जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट होता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि जो इथेनॉल होता है उसकी स्मेल बहुत अच्छी सी होती है, गुड स्मेल होती है, लेकिन जो इथेनॉइक एसिड होता है, विनेगर इसका मोस्ट अच्छा एग्जाम्पल है, विनेगर जो है वो इथेनॉइक एसिड से ही बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी जो स्मेल है वो विनेगर जैसी होती है इथेनॉइक एसिड की, सिरका की तरह। नेक्स्ट कि इथेनॉल जो है लिटमस पेपर पे इसका कोई एक्शन नहीं होता, जबकि इथेनॉइक एसिड जो है, देखिए एसिड, तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कि जो हमारा इथेनॉल है उसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट है, जबकि इथेनॉइक एसिड की बात करें तो इसका जो एसिड है, तो मैंने बताया था एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट कैसा होता था, उसका सोर टेस्ट होता था, खट्टा खट्टा। ठीक है, तो ये थे इनके बीच के डिफरेंस, आपको यही याद हो गए होंगे, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। जब सोप को वाटर में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे झाग होते हैं ना, झाग को बोला जाता है मिजल्स, तो मिजल फॉर्मेशन होती है। फिर क्वेश्चन पूछा गया क्यों होती है। नेक्स्ट में पूछा गया क्या मिसल फॉर्मेशन होगी अगर हम अदर सॉल्वेंट में डालेंगे सोप को, जैसे कि इथेनॉल में अगर डालें अगर हम मिसल को, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो मैं आपको बता दूँ सिंपल सी बात कि इथेनॉल में जब भी हम डालें सोप वगैरह तो वहाँ पे कोई भी झाग की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिज़ोल्व ही नहीं होते हैं हमारे सोप, और जब तक सोप डिज़ोल्व ही नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं होगी किसी चीज़ की बिना डिज़ोल्व हुए, है ना। जबकि पानी में जब सोप को डिज़ोल्व किया जाता है तो डिज़ोल्व हो जाता है सोप, एंड देन सबको पता है कि जो मिसल फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें पाई जाती हैं मिसल फॉर्मेशन में, एक तो हमारा हाइड्रोफोबिक एरिया पाया जाता है और एक हाइड्रोफिलिक एरिया पाया जाता है। हाइड्रोफिलिक एरिया तो वाटर अट्रैक्टिंग होती है, वाटर को अट्रैक्ट करता है ये पार्ट टेल वाला, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो हेड पार्ट होता है, वो वाटर रिपलिंग होता है, वाटर से दूर जाता है। इस तरीके से क्या होता है, वहाँ से मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, इसके वजह से, दो चीज़ों के वजह से। ठीक है, झाग आ जाते हैं उसमें, लेकिन जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि इथेनॉल की तरह, है ना, तो इन सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो सोडियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड के, वो डिज़ोल्व करते ही नहीं हैं और ना ही मिसल की फॉर्मेशन करते। ठीक है,
तो हम वन बाय वन करके इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, इसमें क्या लिखा है उसको आपको समझा देती हूँ। इसमें वाला मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है जब सोप को ऐड किया जाता है पानी में, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है सोप मॉलिक्यूल की वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रेपलिंग। मैं आपको बता दूं इस तरीके से होते हैं पार्ट्स, ऐसे करके, ठीक है। एक वाटर लविंग होता है, एक वाटर हेटिंग होता है। हेटिंग मीन्स दूर जाता है वाटर से, और एक होता है जो वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर अट्रैक्टिंग भी बोलते हैं हम उसको। तो वाटर से वो अट्रैक्ट हो जाता है, वाटर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आयंस फॉर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे पार्ट था हमारा हाइड्रोफोबिक का, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में क्योंकि वाटर से दूर भागता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है हमारा आयनिक एंड जो होता है सोप मॉलिक्यूल का, उसमें हाइड्रोफिलिक भी होता है, वो हमारा होता है वाटर अट्रैक्टिंग, और वो हमारा सॉल्युबल होता है वाटर में। इस तरीके से वहाँ पे मिसल की फॉर्मेशन, जहाज की फॉर्मेशन हो जाती है, और दूसरे वाले में वो डिज़ोल्व ही नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। क्यों जो हमारे कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फ्यूल की तरह मोस्ट एप्लीकेशंस में। तो देखिए जो हमारे कार्बन होते हैं और उनके कंपाउंड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फ्यूल्स की तरह मोस्ट एप्लीकेशन में, क्योंकि इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है, साथ साथ ही बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारी हीट भी रिलीज़ करते हैं एनर्जी के साथ साथ, और लाइट भी रिलीज़ करते हैं जब उनको जलाया जाता है। तो इसीलिए कार्बन और उनके कंपाउंड जो होते हैं उनको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके एप्लीकेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। स्कम की फॉर्मेशन बताइए जब हार्ड वाटर ट्रीट किया गया है सोप से। हार्ड वाटर को जब हम सोप से ट्रीट करें तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी स्कम की, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो हार्ड वाटर है ज़्यादातर कंटेन करते हैं सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम से। जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं इन्हीं कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट से, और वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो प्रेसिपिटेट होता है ना वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है ऊपर वाइट लेयर की तरह पानी के ऊपर, ठीक है। और यही जो हमारी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है। जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो ऊपर तैरता है वाटर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। और सोप जो होते हैं जो लॉस कर लेते हैं उनकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी को हार्ड वाटर में, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, स्कम का फॉर्मेशन हो जाती है। इस वजह से सोप जो है वो अपनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी को, साफ़ करने की प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं हार्ड वाटर में, क्योंकि वहाँ पे स्कम फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हार्ड वाटर होते हैं ज़्यादातर क्या कंटेन करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को कंटेन करते हैं, और जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं वो इन्हीं सॉल्ट से रिएक्ट कर जाते हैं और वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट वाइट लेयर की तरह, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को स्कम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे सोप्स होते हैं जो लॉस कर देते हैं अपने क्लींजिंग प्रॉपर्टी को हार्ड वाटर में, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है स्कम की। वहाँ पे अलग से क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, क्यों जो है सोप अपनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं हार्ड वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में अभी हमने ऊपर देखा क्या हुआ, स्कम की फॉर्मेशन हो गई, तो वहाँ पे अब वो साफ़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, What change will you observe if you test soap with litmus paper? अगर आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे अगर आप टेस्ट करते हो किसी सोप को लिटमस पेपर से। तो जब हम टेस्ट करते हैं ना सोप, मैं आपको नॉर्मली बता दूँ कि हमारा जो सोप होता है वो बेस होता है, ठीक है।
तो अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे कि बेस है अगर वो, तो क्या कर देगा। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ कि जब आपका दाग लग जाता है, येलो येलो हो जाती है शर्ट वगैरह, वाइट कपड़ा येलो हो जाता है, अगर आप उसमें सोप लगाते हो तो देखा आपने रेड कलर आ जाता है, उसमें रेड एंड ऑरेंज टाइप कलर आ जाता है। तो वो एक्चुअली क्या है, वहाँ से ही हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमने सोप लगाया, उसके ऊपर सोप था हमारा बेसिक, और हमारी टर्मरिक जो होती है ये क्या रिजल्ट करती है, वो रेड कलर दे देती है जब बेस से मिलती है टर्मरिक, है ना। तो वहाँ से भी हमें पता चलता है, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जब हम टेस्ट करते हैं सोप को लिटमस पेपर से, जो कलर होता है लिटमस पेपर का वो ब्लू से रेड में टर्न्स ब्लू फ्रॉम रेड, हाँ रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है, सही एकदम। क्या हो जाता है, ब्लू से रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। इसकी लैंग्वेज आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसे ही लिखे, ठीक है। मैंने आपको जो समझा दिया आपको वही लिखना है, क्योंकि जो सोप है हमारा वो क्या है, बेस है। तो बेस करता क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट में पूछा गया व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्या है इसकी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजनेशन नाम से पता चल रहा है कि एडिशन है हाइड्रोजन का, और फिर इसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी पूछ लिया कि कहाँ ये यूज़ आता है हाइड्रोजनेशन। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है हाइड्रोजनेशन और कहाँ कहाँ यूज़ भी किया जाता है। तो देखिए कि जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दूं, हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब वह है ये अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड हमारे होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो तो हमारे अनसैचुरेटेड कहलाए जाते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें वो हमें हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे होता क्या है हाइड्रोजनेशन में कि एडिशन होती है हाइड्रोजन की किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो वहाँ से क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल के आ जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब मैंने आपको ये तो बताया है कि हाइड्रोजनेशन से हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन किस में ऐड करना और क्या निकल के आना ये भी आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे याद करेंगे आप कि हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, क्या निकल के आएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड निकल के आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन का वो टेक प्लेस करता है, और हाँ ये किस तरीके से, इसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज़ होता है आपको ये पता होना चाहिए, निकल कैटालिस्ट इसमें यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में, या पैलेडियम भी यूज़ होता है जिसका होता है PD शॉर्ट फॉर्म, और निकल का सिंबल होता है Ni, और पैलेडियम का सिंबल होता है PD, ठीक है। P कैपिटल में लिखना है, D स्मॉल लेटर में लिखना है। तो हम कैटलिस्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन में। दो चीज़ें, ये शॉर्ट में अगर वन वर्ड में आपसे ये भी पूछा सकता है कि हम हाइड्रोजनेशन में कौन से कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो हम निकल और पैलेडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन मेटल्स को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। अब ये होता कहाँ कहाँ यूज़ है, आप पहले ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा लिया है, यहाँ पे देखिए, है ना। यहाँ पे क्या है हमारा C डबल बॉन्ड C, और ये जो R आ रहा है ना एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप हमारे CH3 होते हैं, आपको बता दूं मैं, यहाँ पे बड़ा कर देंगे CH3 हो जाएंगे, इसीलिए डायरेक्टली क्या लिख दिया, एल्काइल ग्रुप को RR करके लिख लिया है, कोई हवा नहीं है ये, ठीक है, आपको डरना नहीं है इससे। एल्काइल ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप, और साथ में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मेन था, मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ऐड किया हाइड्रोजन, और निकल या पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड निकल के आएगा।
सैचुरेट कैसे निकला हमारा, देखिए सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, है ना, तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अभी यूज़ कहाँ होता है अब हम ये देख लेते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजनेशन है यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है एल्कीन को एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब एल्कीन होता है डबल बॉन्ड्स, एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन कीन में डबल बॉन्ड और एल्केन एन जब भी आएगा तो सिंगल, आपको याद रखना जो मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट में देखिए ये यूज़ किया जाता है वेजिटेबल घी को प्रिपेयर करने के लिए वेजिटेबल ऑयल से। जो ऊपर रिएक्शन थी ना यहाँ पे यही हुआ है, वेजिटेबल ऑयल है हमारा ये वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और यहाँ पे जो निकला है वो वेजिटेबल घी निकला है जो सैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ही किसकी है, वेजिटेबल घी निकालने की है वेजिटेबल ऑयल से। तो हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट था, आपको वो यहीं याद कर लेना इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन में जाएंगे, C2H6, C3H8, C3H6 या C2H2 या CH4। तो आपको मैं और इसमें बता दूं कि जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन में जाते हैं। अब होते कौन से हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे कौन से होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो यहाँ पे हम देखेंगे C3H6, C2H2, ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसी वजह से ये अंडरगो करेंगे एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक टेस्ट बताना है आपको जहाँ पे आप यूज़ कर सकें उस टेस्ट को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अलग अलग बताना है आपको किस तरीके से कौन से हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अलग करने के लिए। तो बटर जो है हमारा वो क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। जब हम इसको कुक करते हैं, कुकिंग ऑयल जब हमारा जबकि कुकिंग ऑयल कैसा है, अनसैचुरेटेड है, आपको ऊपर भी बताया मैंने। हमारा बटर या वेजिटेबल घी क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और हमारा कुकिंग ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है, कलराइज हो जाता है ब्रोमाइन वाटर को। याद रखना कि जो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो क्या करता है, डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को। ब्रोमीन वाटर को क्या करता है, डीकलराइज कर देता है, उसका कलर डीकलर कर देता है, मीन्स वाइटिश कलर में चेंज कर देता है। जबकि हमारे जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो डीकलराइज नहीं कर पाते हैं, उसके कलर को चेंज नहीं कर पाते हैं, हटा नहीं पाते हैं। इसीलिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं केमिकली कुकिंग ऑयल में और बटर में, क्या यूज़ करके, ब्रोमीन वाटर को यूज़ करके, ठीक है। ऐड करें अगर हम ब्रोमीन वाटर को कुकिंग ऑयल में और बटर में अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा पता है, ये होगा कि जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो तो डीकलराइज कर देगा, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज कर देगा कुकिंग ऑयल को, और ये शो कर देगा कि इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जबकि बटर जो है डज नॉट नहीं कर पाएगा ब्रोमाइन वाटर को डीकलराइज, इसका मतलब ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो हम कैसे ही बता सकते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को, ब्रोमीन वाटर को यूज़ करके, ब्रोमीन वाटर को। अब ब्रोमीन वाटर में अगर हम कुकिंग ऑयल डालते हैं तो वहाँ पे डीकलराइज हो जाएगा ब्रोमीन वाटर का कलर, तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अगर डीकलराइज नहीं करेगा तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। क्लींस किस तरीके से सोप जो है क्लीन करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म बताना है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करो द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, और ये दिल्ली CBSE 2015 में आया भी ये क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको मिजल फॉर्मेशन बताई तो उसी में हम ऐड कर सकते हैं आगे किस तरीके से एक्शन होता है, और इसकी डायग्राम हम नीचे देख सकते हैं, देखिए।
इस तरीके से यहाँ पे डर्ट है और डर्ट में एक्शन हो रहा है इस मिज़ल का, और यहाँ से हमारी जो है कपड़ा साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से ये साफ़ कर देगा कपड़े को, एक्शन इस तरीके से करता है। अब वन बाय वन हमें ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से वर्क करता है। लिखना कैसे आपको कि देयर आर सो मैनी इम्प्योरिटीज़ एंड डर्ट मिक्स इन वाटर एंड मोस्ट ऑफ ऑल द डर्ट डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। सोप मॉलिक्यूल्स आर अ कंबाइंड ऑफ सॉल्ट। आप यहाँ से स्टार्ट करना कि जो हमारे सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना कि जो हमारे सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्ट से बने हुए होते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट से, और जो मॉलिक्यूल हैं वो लॉन्ग चेन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो क्या होता है जब कार्बन चेन डिज़ोल्व की जाती है ऑयल में या आयनिक एंड में डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, तो जो सोप है वो क्लींजिंग एक्शन स्टार्ट कर देता है डर्ट को ट्रैप करके अपने जाल में फंसा कर। और ये वर्क होता कैसे है कि जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसल का, झाग फॉर्मेशन जो होती है ऊपर बताई मैंने आपको। तो यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं ये कैप्चर करने के लिए ऑयल ड्रॉपलेट, जो नीचे मैंने आपको डायग्राम दिखाई। एंड देन क्या होता है जो अदर एंड होता है बीइंग द आयनिक फेसेस, दिस विल देन फॉर्म एन इमल्शन बना लेता है वाटर में, और वो उसकी गंदगी को बाहर डर्ट को डिज़ोल्व कर लेता है वाटर में। इस तरीके से गंदगी बाहर आ जाती है क्लोथ से और क्लोथ वॉश हो जाते हैं, ठीक है। और जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी डिफरेंट एंड्स में। तो जो फर्स्ट एंड होता है इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस मेरा अच्छे से समझ लीजिए, और कैसे भी लिख सकते हैं आप। मेन जो है सोप का बताइए कि सोप में क्या होता है और उसमें कौन कौन से एंड्स पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, और किस तरीके से मिसल फॉर्मेशन होता है। और मिसल फॉर्मेशन के बाद बीच में डर्ट आ जाती है, ठीक है, इस पूरे मिसल के, और वहाँ से जब हम रब करते हैं तो आसानी से इमल्शन फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, और जो गंदगी है वो पानी में घुल जाती है और इस तरीके से कपड़ा साफ़ हो जाता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से बता के मैं आपको, द फर्स्ट एंड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, जो कि डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में और अट्रैक्ट कर लेता है इसको वाटर। और जो सेकेंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया से आप जान रहे हैं डर, कि उसे पानी से डर है, मतलब वाटर हेटिंग है ना। और वो डिज़ोल्व हो जाता है इन द हाइड्रोकार्बन में, जो कि रिपल्सिव होता है वाटर से दूर भागता है। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स अलाइन कर लेती है अपने आप को, टेल है ये इस तरीके से, ठीक है, ये टेल है, टेल इसको अलाइन कर लेती है इस तरीके से वाटर में, और सॉल्यूबल हो जाता है गंदगी किसमें, पानी में। और फिर नेक्स्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में वो गंदगी बाहर निकल जाती है पानी में आकर। फिर हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो अलाइन कर लेती है खुद को वाटर के सरफेस से, क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं होता है वाटर में। तो इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक एक लाइन को लिखिए, लेकिन बस मिसल फॉर्मेशन बताना है आपको इसमें। फिर किस तरीके से हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और गंदगी बीच में आ जाती है, जब उसको रब करते हैं हम तो इमल्शन फॉर्म हो जाता है, ये गंदगी पानी में चली जाती है और निकल जाती है। इस तरीके से पानी इसके थ्रू हमारी गंदगी वाटर से अलग हो जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और नए आए बच्चे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।